जय हिंद। देखिए, कोरोना क्राइसिस को लेकर एक और जहां पूरी दुनिया अपनी इकोनॉमी को और अपने पूरे कंट्री को लॉकडाउन करके बैठी है, वहीं पर इस देश का एपी सेंटर रहा, स्टार्टिंग पॉइंट रहा चाइना, आज पूरी दुनिया के लिए ओपन हो चुका है। और अब वो इस गिरी हुई अर्थव्यवस्था का फ़ायदा उठाकर अलग अलग देशों के कंपनियों के शेयर को स्ट्राइक कर रहा है। अब वो बड़े बड़े कंपनियों के शेयर को खरीद रहा है। इसी सिलसिले में भारत सरकार ने भी अपने इकोनॉमी को बचाने के लिए एफडीआई नियमों को और कड़ा कर दिया। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि ये क्या है पूरे एफडीआई का प्लान। देखिए, जब कोई विदेशी कंट्री हमारे यहाँ इन्वेस्ट करती है यानी एफडीआई लाती है, तो ये देश के लिए अच्छी बात होती है। लेकिन ये तब अच्छा होता है जब हमारा देश रन कर रहा होता है। गिरी हुई अर्थव्यवस्था में अगर कोई इन्वेस्ट करता है तो वो देश के लिए नुकसानदायक होता है। आप एक छोटे से एग्जाम्पल पे समझिए कि अगर कोई ज़मीन है 20 लाख रुपए की है, तो आप मान लीजिए कि उस ज़मीन को 20 लाख में खरीद कर और 25 लाख में बेच दिए, तो आपको भी 5 लाख फ़ायदा हुआ और जो ज़मीन आपको 20 लाख में बेचा था उसने भी प्रॉफिट रख के ही बेचा होगा। लेकिन किसी कारणवश मान लीजिए कि मार्केट गिर गया, एकदम वैल्यू ख़त्म हो गई है, उस व्यक्ति को एकदम इमरजेंसी आ गया है, तो आप उसकी ज़मीन को 5 लाख में खरीद लीजिएगा और फिर 25 में बेचिएगा, तो आपको तो फ़ायदा होगा, लेकिन जिसका ज़मीन था वो तो बर्बाद हो गया। यही कंडीशन है पूरे देश की अर्थव्यवस्था के लिए। आज हमारे देश की हर एक कंपनियों का शेयर एकदम धड़ाधड़ नीचे गिरा है। इसी सिलसिले में चाइना ने भारत की कंपनियों के शेयर को खरीदना चालू कर लिया है। इसको देखते हुए गवर्नमेंट ने एफडीआई नियम को काफ़ी स्ट्रिक्ट कर दिया। चलिए इसके बारे में हम समझते हैं। एफडीआई प्लान ऑफ चाइना, इसके तहत देखिए 2 तरह से कंपनियां होती हैं। एक होती है ग्रीनफील्ड। ग्रीनफील्ड उस कंपनी को कहते हैं जो अभी नई नई खुली है। तो एक्चुअली न्यू कंपनियों से हमें खतरा नहीं होता है, कभी ये नया नया ग्रोथ ही कर रहे हैं सब। एक होती है ब्राउनफील्ड कंपनी, ये बहुत पुरानी कंपनी और बड़ी कंपनियां होती हैं। यही कंपनियां दुनिया में बड़े बड़े शेयरों को खरीद रही हैं सब। अब इसी सिलसिले में एक खबर आई है कि पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने एचडीएफसी कंपनी, देखिए हम एचडीएफसी बैंक नहीं कर रहे हैं, एचडीएफसी लिमिटेड जो कंपनी है उस कंपनी के शेयर को खरीद लिया। हालांकि ये बहुत बड़े शेयर को नहीं खरीदा, समझिएगा, उसका पास ऑलरेडी 0.80% शेयर था। इस शेयर में उसने अपना हिस्सेदारी और बढ़ा दिया और ये 1.01 तक में पहुंच गया। तो ये चाइना ने ये काम किया। ये पीपल्स बैंक ऑफ चाइना वैसे ही है जैसे हमारे देश के लिए आरबीआई है। देखिए, अगर किसी देश की कंपनी में किसी दूसरे देश का शेयर बढ़ने लगता है तो वो कंपनी उस शेयर होल्डर के हिसाब से भी काम करने लगती है, उनकी भी बातों को सुनना पड़ता है। तो ये एफडीआई है। दूसरा, अगर किसी देश से ज़्यादा एफडीआई आ जाता है तो हम उस देश को नाराज़ करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि अगर वो पैसा निकाल लिया तो हमारे देश की जो कंपनी है वो बैठ जाएगी। अब एक बात बताइए, हमारा जो इकोनॉमी के लिए, हमारी अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी चाइना है। अगर चाइना ने हमारे देश में ढेर सारे पैसे इन्वेस्ट कर दिए और कर को बॉर्डर डिस्प्यूट की वजह से कोई विवाद हुआ और उसने अचानक पैसे निकाल दिया, तो हमारी तो अर्थव्यवस्था गिर जाएगी। इसको बचा के रखना ज़रूरी था। अब ये पोर्टफोलियो निवेश के तहत चाइना ने कर दिया। अब ध्यान से देखिएगा आप, 2 तरह से इन्वेस्टमेंट आता है। एक होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, जिसे हम कहते हैं एफपीआई। एक होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसे कहते हैं एफडीआई। हालांकि जब हम आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे तो आपको तीसरा बताएंगे, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, एफआईआई। तो अभी आप यहाँ 2 समझिए, एक्चुअली ये करंट अफेयर के इशू से इसको 2 ही हम आपको समझाते हैं। तो देखिए, इन दोनों में अंतर समझिए। दोनों में कॉमन देखिए, दोनों में क्या है, फॉरेन है यानी विदेश से आना है, इन्वेस्टमेंट मतलब पैसा लाना है विदेश से। लेकिन एक में है पोर्टफोलियो, एक में है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। दोनों में थोड़ा सा अंतर है। ये बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होता है, आए पैसा कमाए चले गए, और जबकि जो एफडीआई होता है वो ज़्यादा समय के लिए होता है। जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है वो 10% से कम के लिए होता है। 10% से ज़्यादा आप इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के थ्रू नहीं कर सकते हैं। और जो एफडीआई होता है वो 10% से ज़्यादा के लिए होता है। अब आप बताइए, देश के लिए खतरनाक कौन सा? अगर देश के लिए एफडीआई ज़्यादा खतरनाक है। अगर हमारा दुश्मन ने एफडीआई घुस गया तो 10% से ज़्यादा शेयर वो ले लेगा, फिर 10% से ज़्यादा की उसकी हिस्सेदारी हो जाएगी। अब आप बताइए, जो पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने इन्वेस्ट किया है वो 1.01% है। अब आपसे कोई कहेगा कि ये जो एचडीएफसी लिमिटेड का एक्वायर किया गया इतना शेयर, ये एफडीआई के थ्रू है या एफपीआई के थ्रू? इतना तो आप समझ ही गए होंगे भैया, 1% है, 10% से नीचे रहता है तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है।
होता है। तो चाइना पे भरोसा नहीं किया जा सकता है। ये आज 1% किया है, कल को 10% कर देता। तो समय रहते मोदी गवर्नमेंट ने डिसीजन ये लिया कि चाइना को पोर्टफोलियो तक ही रोक देना है, उसे एफडीआई तक में नहीं ले आना है। तो इसके लिए नियम बना दिया गया। अब नियम बनाते समय ये देखा गया कि अगर WTO का नियम है कि आप किसी देश को टारगेट करके कोई नियम नहीं बना सकते, क्योंकि पूरी दुनिया में व्यापार एक जैसे होनी चाहिए। तब गवर्नमेंट सोची कि हम चाइना को रोकें भी, और किस तरह से बोलें कि चाइना का नाम भी ना है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने नियम बना दिया। कहा कि भैया जिसको जिसको एफडीआई करना है आप करिए, बिना गवर्नमेंट को पूछे। लेकिन जिन जिन देशों की सीमा भारत से लग रही है, वो देश अगर एफडीआई लाना चाहते हैं तो उनको गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा। अब देखिए, यहीं पे भारत सबसे बड़ा गेम खेल दिया। चाइना की सीमा भारत से लगती है, हमने चाइना के अभी नाम नहीं लिया, और बाकी किसी भारत के पड़ोसी देशों में चाइना को छोड़ के किसकी इतनी औकात है जो इतना % पैसा इन्वेस्टमेंट कर सके? पाकिस्तान को खाने को पैसा नहीं है वहाँ पर। तो ये भारत ने बिना चाइना का नाम लिए चाइना को रोक दिया। कहा कि भाई कोरोना वायरस का कोई फ़ायदा ना उठा सके, इसलिए हमने ये नियम बनाया है। अब इसका रोना भी नहीं रो सकते हैं वो WTO में जाकर। अब आप इतना सोचिए कि गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना बड़ा टफ काम है। आप इस लॉकडाउन में अपने यहाँ जाके डीएम से अप्रूवल लीजिए ना कि हमको इस गांव से उस गांव जाना है, आपको समझ में आ जाएगा कि कितना मुश्किल होता है अप्रूवल लेना। तो सोचिए मंत्रिमंडल से जाके अप्रूवल लेने में कितना टाइम लगेगा। और मंत्रिमंडल भी जानती है कि भैया अगर चाइना वालों ने आया भी अप्रूवल के लिए, इनको जला देंगे 6 महीना अप्रूवल देने में, तब तक कोरोना खत्म हो जाएगा, अपने शेयर ऊपर उठ जाएगा, अब तुम 10% खरीद ही नहीं पाओगे। तो गवर्नमेंट ने नियम लगाया कि जिन जिन देशों की सीमा भारत से लगती है उनको इन्वेस्टमेंट करने के लिए 10% से ज़्यादा, यानी देखिए एफपीआई कर सकते हैं, लेकिन एफडीआई के लिए उनको अप्रूवल लेना पड़ेगा गवर्नमेंट से। अब भारत से कितने देशों की सीमा लगती है तो उसका एक ट्रिक है, बचपन में बीए। सबसे ज़्यादा जो बाउंड्री एक्वायर करता है वो होता है ब से बांग्लादेश, च से चाइना, प से पाकिस्तान, न से नेपाल, म से म्यांमार, बी से भूटान, ए से अफगानिस्तान। हालांकि वर्तमान समय में अफगानिस्तान की सीमा नहीं लगती है, क्योंकि जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया है, जिसे पीओके कहते हैं, और इसके इधर था आपका अफगानिस्तान। इसलिए वर्तमान में अफगानिस्तान की सीमा नहीं लगती है। तो ये ट्रिक समझते हैं। सबसे ज़्यादा सीमा किससे लगती है? बांग्लादेश से। समझ में आ गया? तो चाइना को रोकना हर हाल में ज़रूरी है। और चाइना ना, आप अगर देखेंगे तो 2 सेक्टर में बहुत तेज़ी से एंट्री मारता है, एक बैंकिंग सेक्टर में और दूसरा टेलीकम्युनिकेशन में। इसमें सबसे बड़ी खराबी क्या है कि चाइना का एक रूल है, चाइना एक कम्युनिस्ट देश है, उसके संविधान के हिसाब से अगर उसकी गवर्नमेंट किसी कंपनी को कहती है कि आप अपने ग्राहक का डिटेल दीजिए, तो उस संविधान के हिसाब से उसको बिना झिझक उसको डिटेल देना पड़ेगा। अब एक बात बताइए, चाइनीज़ कंपनियां अगर हमारे इंडिया में आ गई और तब हम मान लीजिए हम किसी चाइनीज़ बैंक में अपना पैसा अकाउंट खुलवा दिए, जैसे बहुत सारे बैंक डूब रहे हैं, चाइना कहेगा भैया हम एफडीआई ले आ देते हैं, हम पैसा लगा देते हैं, डूबने क्यों देते हैं। अगर कोई बैंक की सिचुएशन खराब रहेगी तो चाइना क्या कहेगा कि भैया हम एफडीआई लाते हैं, आप क्यों बैंक को डूबने दे रहे हैं। और आप बताइए, अगर हम उस बैंक को बचा लें चाइनीज़ एफडीआई के मदद से, और कल को चाइना गवर्नमेंट हम उस कंपनी के थ्रू हमारा डिटेल मांगे, तो वो कंपनी आराम से बेझिझक दिला देगी किसको? अपने गवर्नमेंट को। इसके लिए ये हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि हमारे लिए 2 बॉर्डर डिस्प्यूट सबसे बड़े हैं, एक पाकिस्तान एक चाइना का। इसी सब को देखते हुए गवर्नमेंट ने क्या कर दिया कि भैया आपको इससे ज़्यादा ले आना है, तो अगर एफडीआई लाना है हमारी जिससे सीमा लगती है, तो आप क्या करिए, गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा। अब समझ में आ गया? इस खबर को सुनते चाइना गवर्नमेंट के होश उड़ गए कि भैया हम जिस फायदे के इंतजार में थे, मोदी जी ने पूरा सपना ही तोड़ दिया। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? चाइना के एफडीआई को रोकना ठीक है या नहीं? आप कमेंट करके बताइए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।